Initiating the urban simulation for the Western Corridor. The connectivity metrics are updating in real time. Excellent. Let's project the growth. नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। इस समय एआई का बाजार बहुत गर्म है। 2 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ एआई ही चर्चा का विषय है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि एआई हमारे लिए क्या लेके आया है और क्या हमसे लेके जाएगा, कि तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। इससे इसकी मेरिट है, इसकी डिमेरिट है। कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले समय में एआई ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों वकील, डॉक्टर और सीए, ये जो प्रोफेशनल्स हैं 3, इनके पेशे पर बहुत जबरदस्त असर आने वाला है। असर का मतलब नेगेटिव में है। अब हम इस पे चर्चा बढ़ाते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में है क्या। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज केवल एक तकनीकी शब्द नहीं बल्कि सामाजिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। मोबाइल फोन में मौजूद चैटबॉट से लेकर अस्पतालों की रोबोटिक सर्जरी और अदालतों में डिजिटल शोध प्रणाली तक एआई तेजी से हमारे पेशागत जीवन को प्रभावित कर रही है। ऐसे में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि क्या आने वाले समय में एआई वकीलों, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे पारंपरिक बौद्धिक पेशों को अप्रासंगिक बना देगा। वैसे भी इस समय भारत में बेरोजगारों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। नौकरियां मिल नहीं रही, जिनके पास नौकरियां हैं वहां भी छटनी हो रही। आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तकनीक की मेरिट और डिमेरिट दोनों होती है। ऐसे में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टन की बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। उनका कहना है कि एआई का नियंत्रण अगर किसी एक कंपनी या देश के हाथ में रहा तो ये दुनिया को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। Obviously, the work happening in India and the adoption of AI is leading the world, and it's I can't wait to see what goes next. Sam, how do you look at India's role in AI, because this is a very emerging technology? This will be one of the biggest markets for AI in the world, and I think India will have huge amount of influence. Sam, last question. There's always a challenge that job versus AI. What's your stand? Because What versus AI? The work, because it might just end up having the job losses. What's your take I mean, on it will definitely impact the job market, but we always find new things to do, and I have no doubt we will find lots of better ones this time. उनका कहना था कि एआई भविष्य में ऐसे शक्तिशाली बायो मॉडल बना सकता है जिससे नए वायरस या बैक्टीरिया तैयार किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर बैक्टीरिया तैयार कर लिए गए या वायरस तैयार कर लिया गया तो क्या होगा। कोरोना हम भूले हैं क्या आज भी, और आज भी उसका जो दंश है उसका तमाम लोग झेल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, इसकी कल्पना करके रूह कब जाती। यदि ऐसे मॉडल ओपन सोर्स रूप में उपलब्ध हुए तो गलत इरादे वाले लोग उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। उनका कहना था कि ऐसे में जरूरी है कि एआई की भी निगरानी ऑटोमेटिक जैसी व्यवस्था, यानी कि जो एटॉमिक सिस्टम होता है वैसी व्यवस्था होनी चाहिए इसको वॉच करने के लिए। इसी तरह की बात गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासासिन भी कही और बताया कि भारत वैश्विक एआई पावर का केंद्र बन सकता है। Impact that programs like AlphaFold have done, and over 3 million researchers around the world make use of it now. Actually, over 200,000 in India, and almost every biologist researcher in the world. And I think it's just the beginning of the impact that AI is going to have on the sciences and medicine. And I feel like India can play a very leading role in that. Adoption of AI to the sciences. Maybe what I would say for India, but also many countries, I also advise UK on this, is to double down on the things you're already strong at and are important to the country. Perhaps it's agriculture, for example, and then be the leaders in applying AI to that space that you're already world leading in.
So I think agriculture is something I've been discussing with some of the ministers today. For example, making crops resilient to climate change, maybe using the use of things like AlphaFold to help with that. And then perhaps the other place would be maybe like Bollywood and the creative industries making use of the latest AI tools. Actually, James has just been maybe can speak to that too. उनका कहना था कि आने वाला समय मानव इतिहास में असाधारण बदलाव लेकर आएगा, लेकिन ये बदलाव तब गंभीर हो सकता है जब इसकी सुरक्षा और निगरानी के प्रति लापरवाही बढ़ती गई। वैसे ये सही है कि एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट का विश्लेषण अत्यंत सटीकता से कर रहा है। कैंसर और हृदय रोग की पहचान में आई उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। इसके बावजूद हम ये कभी नहीं मान सकते कि एआई हमसे अधिक बुद्धिमान है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एआई की खोज भी तो हम ही ने की है ना, हमारी खोज एआई ने नहीं की। यहां हमको ये समझना होगा कि इंसान की बुद्धि शरीर और अनुभव से जुड़ी होती है। हम बचपन में छूकर, चलकर, देखकर और दूसरों की नकल करके सीखते हैं। हमारी भावनाएं, अनुभव और समाज मिलकर हमारी सोच बनाते हैं। लेकिन एआई के पास न शरीर है न असली अनुभव है। वो सिर्फ बड़े डेटा से शब्दों के पैटर्न सीखता है। वो इंसानों की तरह समझता नहीं, बस गणना करता है। उसे डर, खुशी या सहानुभूति महसूस नहीं होती। वो समाज में रहकर नियम नहीं सिखाता है, बल्कि डेटा के आधार पर विश्लेषण करता है। इसलिए हमने कहा कि एआई हमारे जितना बुद्धिमान नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रोगी डॉक्टर के पास केवल रिपोर्ट के लिए नहीं जाता, क्योंकि रिपोर्ट तो उसे वहीं मिल जाती है डायग्नोस्टिक सेंटर में। वो डॉक्टर के पास भरोसे के लिए जाता है। उसका भय, उसकी आशंका, उसका मानसिक तनाव, इन सब का उपचार एआई नहीं कर सकता, मशीन नहीं कर सकती, बल्कि एक डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर ही उसे भरोसा दिला सकता है कि वो ठीक हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं। ये बात एआई कभी नहीं कहेगा। थोड़ी सी दिक्कत है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि खास तौर से ग्रामीण भारत में डॉक्टर सामाजिक मार्गदर्शक भी होता है। कई बार डॉक्टर रोगी की आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्णय करते हैं, जबकि एआई के पास ऐसा कोई फंडा नहीं होता है। इलाज करते हैं और रोगी को ठीक करते हैं। ये निर्णय एआई नहीं कर सकता। हाँ, रोग की पहचान करने में वो सहायता कर सकता है, लेकिन जीवन मृत्यु के नैतिक निर्णय की अंतिम जिम्मेदारी चिकित्सक की ही रहेगी। इसी तरह एआई आधारित सॉफ्टवेयर अब हजारों न्यायिक निर्णय का विश्लेषण कर सकते हैं। वो 1 मिनट में आवश्यक और उपयोगी धाराएं खोज लेते हैं, कानूनी दस्तावेजों का प्रारूप तैयार कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो मुकदमे के संभावित परिणामों का भी अनुमान प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे कानूनी रिसर्च की प्रक्रिया अत्यंत तेज हो सकती है। इससे जूनियर वकीलों का पारस्परिक रिसर्च कार्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी समझना होगा कि न्यायालय केवल तथ्यों और उदाहरण का गणित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मुकदमे के पीछे सामाजिक संदर्भ, मानवीय पीड़ा तथा नैतिक आयाम होते हैं। एक वकील की भूमिका केवल धाराएं पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना भी होता है। अदालत में प्रस्तुत तर्क, भावनात्मक अपील, न्यायाधीश की प्रवृत्ति का आकलन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, ये सभी मानवीय क्षमताएं हैं। एआई मिसाल खोज सकता है, उदाहरण दे सकता है, लेकिन न्याय की आत्मा को नहीं समझ सकता। इसलिए ज्यों-ज्यों एआई की भूमिका बढ़ेगी, त्यों-त्यों वकील की भूमिका शोधकर्ता से अधिक रणनीतिकार की होगी। ऐसे में अगर मैं कहूं कि तकनीक साधन तो है, लेकिन सत्य नहीं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तकनीक कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका संचालक मानव ही रहेगा। ऐसे में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मानव बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि का समन्वय ही भविष्य की वास्तविक शक्ति होगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है अपने को समय के अनुसार तैयार करना, क्योंकि ये समय भय का नहीं, आत्ममंथन और कौशल विकास का है। आने वाला युग उसी का होगा जो ये कह सकेगा कि मैं तकनीक से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, मैं उसे समाज के हित में दिशा देता हूं। एआई के बढ़ते कदम अगर एक तरफ नौकरियों पर संकट लाएगा, तो दूसरी तरफ नई संभावनाएं भी तैयार होंगी, नए रास्ते भी निकलेंगे। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
कि एआई मानव इतिहास का ट्रांसपोर्टेशन का है। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेवल देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन है, भारत को इसमें भय नहीं बल्कि भाग्य और भविष्य दिखाई पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।